हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं आपका एस्ट्रोलॉजी फ्रेंड डॉक्टर महेश जोशी आप सभी का स्वागत करता हूँ टाइमिंग ऑफ मैरिज सीरीज़ के अंदर। तो आज जो ये वीडियो आने वाला है इसके दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी रिलीज़ हो चुका है जो कि मेरे क्लासेस का पार्ट था। आप में से जो भी फ्रेंड्स इसको समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को आप आसानी से देख सकते हैं। आज ये सेकंड पार्ट है जो कि मेरी टाइमिंग ऑफ मैरिज क्लासेस का पार्ट है। तो उसमें रिकॉर्डिंग में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो मैं इस वीडियो को अलग से बना रहा हूँ। तो ये सभी स्टूडेंट्स के लिए भी है। टाइमिंग ऑफ मैरिज के लिए जब हम एज कैलकुलेट करते हैं तो बहुत सारी टेक्निक्स अवेलेबल हैं जिसे अलग अलग एस्ट्रोलॉजर्स यूज़ करते हैं और मैं भी बहुत सारी टेक्निक्स पढ़ाता हूँ। मगर उन सभी टेक्निक्स में जो एज निकालने की सबसे एक्यूरेट टेक्निक है वो मैं अभी आज बताने वाला हूँ। इसके अलावा जितनी भी टेक्निक्स हैं उनमें मल्टीपल एजेस निकलती हैं, तो ये डिसाइड करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है कि किस पर्टिकुलर एज में नेटिव की मैरिज होगी। मगर इस टेक्निक में हम एक स्पेसिफिक एज पर पहुँचेंगे और इसकी सक्सेस रेट क्वाइट हाई है। तो आप इस पूरे वीडियो को एंड तक देखिएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है मगर आप समझेंगे तो टाइमिंग ऑफ मैरिज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो मैं शुरू करता हूँ। ये इनिशियल पार्ट मेरे प्रीवियस वीडियो का हिस्सा है कि मैरिज निकालने के लिए हम लीगल एज हमें मालूम होनी चाहिए नेटिव की, कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर क्या लीगल एज है। अलग अलग जगह अलग अलग हो सकती है। फिर हम देखेंगे उस नेटिव की कुंडली के अंदर अर्ली मैरिज या डिलेड मैरिज के कोई कॉम्बिनेशंस तो अपीयर नहीं हो रहे हैं। अपीयर हो रहे हैं तो हम उसको कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद हम कंपेटेबल एमडी और एडी लगाएंगे एंड फाइनली हम ट्रांजिट से टाइम करेंगे। तो आज के जो वीडियो का पार्ट है वो मेन सेकंड एंड थर्ड कंपोनेंट है। ट्रांजिट हम नॉर्मली जैसे लगाते हैं यहाँ पर भी वैसे लगाएंगे। तो सेकंड एंड थर्ड कंपोनेंट को मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल से एक्सप्लेन करूँगा। इन प्रीवियस क्लास में पहले ही बता चुका हूँ कि कॉम्बिनेशन ऑफ अर्ली और डिलेड मैरिज कौन कौन से होते हैं। कंपेटेबल दशा मैं अभी बताने वाला हूँ। तो हम देखते हैं इसमें। ये कुंडली ली हुई है नेटिव की जिसका डेट ऑफ बर्थ है 21 दिसंबर 1989 5:33 AM और इनका प्लेस ऑफ बर्थ है बरेली यूपी। इनकी कुंडली मैंने यहाँ पर लगाई हुई है। ये स्कॉर्पियो या वृश्चिक लग्न की कुंडली है। अर्ली मैरिज के 3 सूत्र हैं। पहला सूत्र है अर्ली मैरिज का केतु फॉर्मूला, दूसरा सूत्र है अर्ली मैरिज का मून फॉर्मूला और तीसरा सूत्र है अर्ली मैरिज का 11th हाउस। केतु फॉर्मूला क्या है? तो केतु फॉर्मूला है जो कि ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ इन प्रीवियस वीडियो। आप उसे जाकर देख सकते हैं। केतु यदि सेकंड हाउस में हो, सेवन्थ हाउस में हो या सेकंड लॉर्ड और सेवन्थ लॉर्ड के साथ हो, दिस इज द फर्स्ट वन कंडीशन। उसकी सेकंड कंडीशन भी है कि आपकी असेंडेंट 9 और 12 हो या केतु 9 साइन में हो या नवांश में केतु आपका जेमिनाइन साइन 3 साइन के अंदर हो। तो पहली कंडीशन में से भी कोई ना कोई एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए और दूसरी कंडीशन में भी कोई एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तब केतु अर्ली मैरिज देता है बाय 2 ईयर्स। इस कुंडली पर लगाता हूँ केतु फॉर्मूला। तो केतु यहाँ ना ही तो सेकंड हाउस में है ना ही सेवन्थ हाउस में है। तो यहाँ पे मैंने लगाया केतु ऑक्यूपाई सेवन्थ हाउस ऑब्लिक सेकंड हाउस। तो ये क्रॉस कर दिया है क्योंकि इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। केतु इन कंजंक्शन विद सेवन्थ लॉर्ड और सेकंड लॉर्ड। तो सेवन्थ लॉर्ड यहाँ पर वीनस है और सेकंड लॉर्ड जुपिटर है। केतु उनमें से किसी के कंजंक्शन में नहीं है। तो केतु अर्ली मैरिज की किसी भी कंडीशन को मीट नहीं कर रहा है पहली वाली को, इसलिए केतु की वजह से अर्ली मैरिज नहीं हो सकती। अब मून देखते हैं। तो मून के अंदर कौन कौन सी कंडीशन है? मून या तो सेकंड हाउस में हो या सेवन्थ हाउस में हो पहली कंडीशन, या मून सेकंड या सेवन्थ हाउस को सेवन्थ लॉर्ड को एस्पेक्ट कर रहा हो, नॉट हाउस, सेकंड या सेवन्थ लॉर्ड को एस्पेक्ट कर रहा हो या उनके साथ कंजक्टेड हो, युति में हो। एक कंडीशन है मून शुक्र या वीनस से 7वें भाव के अंदर हो या वो वीनस के साथ कंजक्टेड हो। इन कंडीशंस में मून यदि इन कंडीशंस को फुलफिल करता है और साथ में एडिशनल कंडीशंस भी हैं, तो मैं सभी आपके बेनिफिट के लिए यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ।
एडिशनल कंडीशन ये है, ये सभी कंडीशन फुलफिल हो रही है, तब वो 2 ईयर से मैरिज को अर्ली करता है, मगर वो अर्ली नहीं करेगा यदि मून केंद्र स्थान में अवेलेबल है, 4, 8, 12 के अंदर है, स्कॉर्पियो साइन के अंदर मून अवेलेबल है, मतलब नीच का हो गया तभी भी अर्ली मैरिज नहीं करा सकता, या उस पर शनि का और केतु का किसी भी तरीके का इन्फ्लुएंस है तभी भी मून अर्ली मैरिज नहीं करा सकता। तो यहाँ पर हम देखते हैं मून ये प्लेस्ड है आपका 11th हाउस में, तो ना ही तो इस सेकंड हाउस को ऑक्यूपाई कर रहा है, ना ही सेवन्थ हाउस को ऑक्यूपाई कर रहा है, तो पहली कंडीशन खत्म होगी। मून सेकंड लॉर्ड है हमारा यहाँ पर जुपिटर, उसे एस्पेक्ट नहीं कर रहा है, ना ही उसके साथ कंजक्टेड है। सेवन्थ लॉर्ड है हमारे यहाँ पे वीनस, ना ही उसे एस्पेक्ट कर रहा है, ना ही उसके साथ कंजक्टेड है, ये कंडीशन भी नहीं मीट कर रही है। अब हम देखेंगे शुक्र से 7वें भाव में है क्या, तो शुक्र से 7वें भाव में भी नहीं है, ये शुक्र यहाँ पर 3rd हाउस के अंदर है, उससे 7th हाउस में भी नहीं है, शुक्र से ये युति भी नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पर मून भी किसी भी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, इसलिए मून भी अर्ली मैरिज नहीं दे रहा है। अब हम देखेंगे 11th हाउस की, तो 11th हाउस का जो कॉम्बिनेशन है उन्हें मैं ब्रीफ में बता देता हूँ। 11th लॉर्ड इन 2nd हाउस और 2nd लॉर्ड इन 11th हाउस, फर्स्ट कॉम्बिनेशन। 11th लॉर्ड इन 7th हाउस और 7th लॉर्ड इन 11th हाउस, सेकंड कॉम्बिनेशन। 7th लॉर्ड कंजक्टेड विद 11th लॉर्ड, थर्ड कॉम्बिनेशन। 2nd लॉर्ड कंजक्टेड विद द 11th लॉर्ड, फोर्थ कॉम्बिनेशन। इसके भी एक्सेप्शन है, मगर लग्न 8 और 9 हो तब ये अर्ली मैरिज नहीं होगा, 11th हाउस का फॉर्मूला नहीं लगेगा। या सैटर्न और जुपिटर ऑक्यूपाई कर रहे हो या एस्पेक्ट कर रहे हो 2nd और 7th हाउस को, मतलब ये दो एक्सेप्शंस हैं, उस केस में आपको 11th हाउस को देखने की जरूरत नहीं है कि यदि लग्न 8 और 9 हो गई, स्कॉर्पियो और धनु लग्न यदि है वृश्चिक, तो आप देखिए ही मत इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन को, 11th हाउस का कॉम्बिनेशन लगेगा ही नहीं। दूसरा, यदि जुपिटर और सैटर्न, गुरु और शनि, यदि आपका दूसरा और 7वां भाव ऑक्यूपाई कर रहे हो या उन्हें एस्पेक्ट कर रहे हो, दृष्टि डाल रहे हो, तभी भी ये फॉर्मूला लगता नहीं है। तो यहाँ पर एक्चुअली एक कंडीशन फुलफिल जरूर हो रही है कि 2nd लॉर्ड इन 11th हाउस है एंड 11th लॉर्ड इन 2nd हाउस। तो 2nd लॉर्ड यहाँ पर देखते हैं तो वो है आपका जुपिटर, 2nd लॉर्ड जुपिटर है, वो आपका 11th हाउस को नहीं कर रहा है एस्पेक्ट। 11th लॉर्ड दैट इज मरकरी, वो 2nd हाउस के अंदर आ गया, तो वो कंडीशन फुलफिल हो रही है, मगर इसकी जो लग्न है वो स्कॉर्पियो है, इसलिए स्कॉर्पियो लगने के केस में 11th हाउस वाला फॉर्मूला लगने वाला नहीं है। तो और वैसे भी जुपिटर 2nd हाउस को देख रहा है, ये दूसरा कैंसिलेशन है, जुपिटर और सैटर्न 2nd हाउस में बैठा है, ये तीसरा कैंसिलेशन है, इसलिए 11th हाउस का रूल लगेगा नहीं। तो इसमें हमने सभी कॉम्बिनेशन लगाए अर्ली मैरिज के, कोई भी कॉम्बिनेशन लग नहीं रहा है, इसलिए अर्ली मैरिज पॉसिबल नहीं है। अब हम इसमें देखेंगे डिलेड मैरिज के कॉम्बिनेशन। तो डिलेड मैरिज में रोल होता है जुपिटर का, डिलेड मैरिज में रोल होता है सैटर्न का, डिलेड मैरिज में रोल होता है प्लेनेट इन 7th हाउस, एंड डिलेड मैरिज में रोल होता है मांगलिक दोष का। यहाँ पर मांगलिक दोष में हम 2nd, 4th, 7th, 8th एंड 12th हाउस में मंगल होता है तभी मानेंगे, लग्न में है तो हम उसको डिलेड मैरिज के लिए कंसीडर नहीं करेंगे। फर्दर वही रिपीट कर रहा हूँ कि कॉम्बिनेशन कौन से हैं, वो अर्लियर वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किए हैं, तो आप वहाँ पर जाकर उसे देख सकते हैं। तो डिलेड मैरिज का यहाँ पे मैं कॉम्बिनेशन लगाता हूँ, जुपिटर का वही रूल है जो कि मून का है, मतलब जुपिटर इन 2nd हाउस और 7th हाउस, जुपिटर एस्पेक्टिंग और कंजक्टेड विद 2nd और 7th लॉर्ड, जुपिटर एस्पेक्टिंग वीनस और जुपिटर इज कंजक्टेड विद वीनस, ये 4 पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन हैं जिसमें जुपिटर आपकी मैरिज को डिले करता है। उसमें एक्सेप्शंस भी मैं बता देता हूँ। जुपिटर 5th हाउस या 9th हाउस को ऑन कर रहा हो, यदि 5th हाउस का लॉर्ड है किसी की कुंडली में त्रिकोण का और 9th हाउस का लॉर्ड है, मगर उसको 6, 8, 12 का लॉर्ड नहीं होना चाहिए, तब वो डिले नहीं करेगा मैरिज, बस ये हमें ध्यान रखे चलना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जुपिटर का, जुपिटर ऑक्यूपाई 7th हाउस को नहीं कर रहा है और 2nd हाउस को भी नहीं कर रहा है, एस्पेक्ट और इन कंजंक्शन विद द 7th लॉर्ड, एस्पेक्ट और इन कंजंक्शन विद द 2nd लॉर्ड, तो 7th लॉर्ड से भी नहीं है, वीनस को ना एस्पेक्ट कर रहा है ना कंजक्ट कर रहा है, और 2nd लॉर्ड खुद ही है, तो ये ध्यान रखना है जब भी कोई प्लेनेट खुद ही किसी भी भाव का लॉर्ड है तो वो डिले नहीं करेगा 2nd या 7th भाव का, इसलिए आपको एस्पेक्ट देखने की जरूरत नहीं है। 2nd लॉर्ड ये अपना आप में हो गया,
तो ये अपने आप में उस वजह से डिले नहीं करेगा, किसी और वजह से डिले कर सकता है। तो जुपिटर यहाँ पर डिले का कोई भी कॉज इसमें अपीयर नहीं हो रहा है, कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं लग रहे हैं। अब देखते हैं जुपिटर क्या वीनस को एस्पेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर वीनस को भी जुपिटर एस्पेक्ट नहीं कर रहा है। और जुपिटर वीनस से क्या सेवन्थ है, वो भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। तो जुपिटर इस पर्टिकुलर कुंडली में कोई भी डिले नहीं कर रहा है। हम सैटर्न की बात करेंगे। सैटर्न में भी एग्जैक्टली सेम कॉम्बिनेशन है, मैं रिपीट कर रहा हूँ। सेकंड हाउस में हो, सेवन्थ हाउस में हो, सेकंड लॉर्ड या सेवन्थ लॉर्ड को एस्पेक्ट कर रहा हो या कंजक्ट कर रहा हो, शुक्र को एस्पेक्ट कर रहा हो, या फिर शुक्र से सातवें भाव में हो, तो यहाँ पर सैटर्न सेकंड हाउस में बैठा हुआ है तो ये डिले करेगा। तो सेकंड हाउस में बैठ गया तो डिले करेगा। अब इसके सेकंड हाउस में बैठकर डिले करा है, ये तो कंफर्म हो चुका है। तो सैटर्न ने यहाँ पर डिले किया है। सैटर्न डिले कब नहीं करता है, ध्यान रखना है। सैटर्न आपका मैरिज को डिले नहीं करेगा ओनली 2 केसेस में, कि जब लगना 2 और 7 हो, 2 और 7 लग्न हो। 2 और 7 लग्न होने पर क्या होता है, जब आपकी तुला लग्न और वृषभ लग्न होती है तो उन कुंडलियों के लिए शनि अति योग कारक हो जाता है। अति योग कारक होकर वो मैरिज को डिले नहीं करता। एक और इसमें एक्सेप्शन है, जब भी सैटर्न यदि कैंसर साइन के अंदर हो कुंडली में, तभी भी डिले नहीं करेगा। तो मैंने सारे कॉम्बिनेशंस ऑलरेडी बोल दिए हैं, तो आप इन्हें भी नोट कर सकते हो सुनकर, और इसके बेस पर आप लगा सकते हो। तो यहाँ पर सैटर्न डिले कर रहा है। अब सैटर्न डिले करेगा, उसके भी अलग अलग कॉम्बिनेशन है, वो किस राशि में है, कितना डिले करेगा। तो जुपिटर के साइन में है सैटर्न यहाँ पर। तो जुपिटर के साइन में वो 8 ईयर से डिले करता है, मतलब वो न्यूट्रल या एनिमी साइन में हो तो 8 ईयर से डिले करेगा। तो इस नेटिव की मैरिज को 8 ईयर से वो डिले करेगा। इसके बाद सेवन्थ हाउस का कोई पैरामीटर इसमें लगने वाला नहीं है, क्योंकि सेवन्थ हाउस में कोई प्लेनेट है ही नहीं। फिर मांगलिक वाला भी नहीं लगने वाला है, ऑल दो ये नेटिव मांगलिक है, मगर डिलेड मैरिज में लग्न में बैठा हुआ मार्स डिले नहीं करेगा, ये मानकर चलेंगे हम। तो यहाँ पर मार्स भी डिले नहीं कर रहा है। तो ओवरऑल हमने सारे कॉम्बिनेशन लगाए। अर्ली मैरिज का कोई कॉम्बिनेशन नहीं लग रहा था, डिलेड मैरिज का एक कॉम्बिनेशन लग रहा था सैटर्न का। तो सैटर्न जब 9 साइन में तो 8 ईयर से डिले करेगा। तो इस नेटिव की जो नॉर्मल हम एज ऑफ मैरिज मानकर चलते हैं 27 ईयर, नॉर्थ इंडिया के अंदर 27 या 28 के आसपास नॉर्मल मैरिज होती है। 8 ईयर से डिले है, यदि उसमें मैं ऐड कर देता हूँ तो इनकी मैरिज एक्चुअली 35 ईयर के आसपास होनी चाहिए। तो 35 ईयर ये कंप्लीट हो जाएंगे। 21/12 1989 में 35 ऐड करूँ तो 21/12 2024 तक इनकी मैरिज होनी चाहिए, ±3 मंथ्स। अब हम और एक कॉम्बिनेशन यहाँ पर लगाएंगे। ये केस स्टडी है जिसमें नेटिव का जो बर्थ है 17 मार्च 1995, टाइम ऑफ बर्थ है 6:18 AM हरिद्वार। फिर से मैंने यहाँ पर कुंडली ली हुई है इनकी, ये आपका कुंभ लग्न की कुंडली है। इसके अंदर अब हम सभी कॉम्बिनेशंस को फिर से रिवाइज करेंगे, उन्हीं को जिनको हमने प्रीवियस क्लास में या वीडियो में देखा था। तो यहाँ पर हम देखते हैं अर्ली मैरिज कॉम्बिनेशंस। केतु नहीं तो सेकंड हाउस में देख लीजिए अब कुंडली में, ना ही सेवन्थ हाउस में है, ना ही सेकंड लॉर्ड से कंजक्टेड है, ना ही सेवन्थ लॉर्ड से, क्योंकि अकेला तीसरे हाउस में बैठा है। तो केतु की कोई भी कंडीशन इसमें फुलफिल नहीं हो रही है। अब हम मून फॉर्मूला देखेंगे। तो मून सेकंड हाउस में नहीं है, सेवन्थ हाउस में नहीं है, मगर मून यहाँ पर हम देखते हैं तो सेकंड हाउस को वो एस्पेक्ट कर रहा है। मून इज एस्पेक्टिंग सेकंड हाउस, तो हाउस का कॉम्बिनेशन नहीं माना जाता, मगर वो सेवन्थ लॉर्ड को एस्पेक्ट कर रहा है। देखिए वो सेकंड लॉर्ड को एस्पेक्ट कर ले या सेवन्थ लॉर्ड को एस्पेक्ट कर ले, तो सेवन्थ लॉर्ड को एस्पेक्ट कर रहा है, इसलिए मून अर्ली मैरिज देगा। और अर्ली मैरिज के लिए वो मून 6 साइन में बैठा हुआ है। तो मून किस साइन में कितनी अर्ली मैरिज देता है, उसके कॉम्बिनेशंस आपको अप्लाई करने पड़ेंगे। तो 6 साइन में वो आपका 1 ईयर से अर्ली मैरिज देता है। तो यहाँ पर मून 1 ईयर से अर्ली मैरिज देगा। वो एक्सॉल्टेड होता है तो 2 ईयर से अर्ली मैरिज देता, और ये न्यूट्रल और एनिमी साइन के अंदर वो 1 ईयर से अर्ली मैरिज देता है। तो यहाँ पर मून आपका 1 ईयर से अर्ली मैरिज दे रहा है। अब हम देखेंगे 11th हाउस का फॉर्मूला। तो 11th लॉर्ड को हमने पिक किया, वो जुपिटर है। तो जुपिटर को हम यहाँ पर आकर देखते हैं तो वो 10th हाउस में बैठा हुआ है। तो जुपिटर ना ही तो सेकंड हाउस में है 11th लॉर्ड, ना ही 7th हाउस में है, ना ही सेकंड लॉर्ड 11th हाउस में है, ना ही 7th लॉर्ड 11th हाउस में है, और ना ही इनके बीच में युति है। इसलिए
यहाँ पर जुपिटर का अर्ली मैरिज का कोई भी फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। तो केतु का और मून का और हमने 11th हाउस का जब फॉर्मूले लगाए तो उसमें अर्ली मैरिज केवल 1 ईयर से हो रही है। फिर हम देखते हैं डिलेड मैरिज कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले हम जुपिटर का रोल प्ले करेंगे, देखेंगे कि जुपिटर ने कौन सा रोल प्ले किया है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो जुपिटर सेकंड हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, सेवन्थ लॉर्ड को भी एस्पेक्ट कर रहा है जुपिटर। सेवन्थ लॉर्ड सन को जुपिटर एस्पेक्ट कर रहा है 5वीं दृष्टि से। तो जुपिटर कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। अब जुपिटर अपनी फ्रेंड साइन के अंदर है 8 साइन में। तो जुपिटर डिले जब करता है फ्रेंड साइन में तो 4 ईयर से करता है। इसमें भी अलग अलग कॉम्बिनेशन है जो हमें याद रखने हैं कि किस साइन में कितने समय से डिले करेगा। तो 4 साइन में वो आपका फ्रेंड साइन के अंदर 4 ईयर से डिले करेगा। तो यहाँ पर इस नेटिव की मैरिज डिले होगी ड्यू टू जुपिटर बाई 4 ईयर्स। अब हम देखेंगे रोल ऑफ सैटर्न। तो सैटर्न यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, वो लग्न में बैठा हुआ है और आपका सेकंड लॉर्ड जुपिटर जो कि 10वें भाव के अंदर है उसे एस्पेक्ट कर रहा है अपनी 10th एस्पेक्ट से। तो सैटर्न भी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है डिलेड मैरिज को। अब सैटर्न जब डिलेड मैरिज को कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, मगर सैटर्न यहाँ पर बैठा हुआ है अपने मूल त्रिकोण साइन में। 11 साइन इसका मूल त्रिकोण राशि होती है। तो जब सैटर्न मूल त्रिकोण साइन में बैठा होता है तो मैरिज को डिले करता है 3 ईयर से। यहाँ पर ये 6 बाई मिस्टेक लिखा हुआ है, इट इज़ 3 ईयर्स, ये ध्यान रखना। मूल त्रिकोण में 3 ईयर से डिले करता है। तो यहाँ पर जुपिटर ने 4 ईयर से डिले किया, सैटर्न ने 3 ईयर से डिले किया हुआ। तो इसको आप करेक्ट कर लेना। फर्दर 7th हाउस में यहाँ पर कोई भी प्लेनेट है ही नहीं, इसलिए 7th हाउस का कॉम्बिनेशन लगने वाला नहीं है। अब हम देखेंगे मंगल दोष। तो मंगल दोष हमें यहाँ पर देखना है दूसरा, चौथा, 7वां, 8वां, 12वां भाव। लग्न से भी देखना है, चंद्रमा से भी देखना है और शुक्र से भी देखना है। इस पर्टिकुलर नेटिव के केस में जो मंगल है शुक्र से 7वें भाव में बैठा हुआ है। तो शुक्र से ये मांगलिक हो गया। तो जब भी शुक्र से 7वें भाव में यहाँ पर 4 साइन में ये बैठा हुआ है तो ये इन जनरल हम मानकर चलेंगे 1 ईयर से डिले करेगा। नीच का हो रखा है यहाँ पर, इट विल डिले बाई 1 ईयर। तो यहाँ पर जो मंगलिक दोष की वजह से 1 ईयर से डिले हुआ। ओवरऑल यदि हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो जुपिटर ने 4 ईयर डिले किया, सैटर्न ने 3 किया 7, और मंगल दोष की वजह से 8 ईयर से तो डिले हुआ, मगर मून ने 1 ईयर अर्ली कर दिया। तो इस नेटिव की मैरिज 8 - 1 7 ईयर से डिले होगी। यहाँ पर जो 10 लिखा हुआ है ये 6 बाई मिस्टेक है, ये 3 है एक्चुअल में। तो इट विल बी बाई 7 ईयर। और हम एक केस स्टडी करते हैं इसमें। ये है आपका 15 अक्टूबर 1997, 2019 टाइम ऑफ बर्थ है। सा आनंद गुजरात की ये डेट ऑफ बर्थ है। अब इस पर्टिकुलर नेटिव की वृषभ लगने की कुंडली है। इसकी कुंडली में हम देखते हैं कि कोई डिले है या नहीं है टाइमिंग ऑफ मैरिज के लिए, इसकी कब मैरिज होगी। तो इस पर्टिकुलर केस में कॉम्बिनेशन ऑफ अर्ली मैरिज हम सबसे पहले केतु का देखते हैं। तो केतु यहाँ पर 10th हाउस में बैठा हुआ है, नहीं तो 2nd हाउस में है, ना ही 7th हाउस में है, ना ही ये किसी के साथ युति कर रहा है, इसलिए केतु फॉर्मूला एप्लीकेबल यहाँ पर नहीं होने वाला है। अब हम देखेंगे मून का फॉर्मूला। तो मून हम देखते हैं यहाँ पर एस्पेक्ट कर रहा है 2nd लॉर्ड मरकरी को। यहाँ पर हम देखते हैं मून 2nd लॉर्ड है मरकरी, यहाँ पर 3 साइन है, उसको एस्पेक्ट कर रहा है। मगर मून जब भी शनि या केतु के असर में हो तो मून अर्ली मैरिज दे नहीं सकता। इस कुंडली में मून का शनि से युति हो रखी है, इसलिए मून की वजह से अर्ली मैरिज नहीं होगी। इसके बाद आ जाते हैं 11th लॉर्ड को पिक कर लीजिए, जुपिटर को। तो जुपिटर यहाँ पर बैठा हुआ है, तो ये ना ही तो 2nd हाउस में, ना ही 7th हाउस में है, ना ही ये आपका युति कर रहा है 2nd लॉर्ड से, ना ही 7th लॉर्ड से, और ना ही ये आपका 2nd या 7th हाउस से किसी भी तरीके का यहाँ पर लिंक कर रहा है। इसलिए जो 11th हाउस के रोल में भी यहाँ पर अर्ली मैरिज का कॉम्बिनेशन अपीयर नहीं हो रहा। तो अर्ली मैरिज का इसमें कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं है। अब हम डिलेड मैरिज के कॉम्बिनेशन देखते हैं। सबसे पहले हम जुपिटर का रोल देखेंगे, रोल ऑफ जुपिटर। तो जुपिटर भी यहाँ पर 2nd लॉर्ड मरकरी को एस्पेक्ट कर रहा है। ऑल्दो जुपिटर आपका 9th हाउस को ऑक्यूपाई कर रहा है, 9th हाउस से मतलब नहीं है। जुपिटर यदि 9th लॉर्ड होता तब हम देखते वो आपका 9th लॉर्ड यदि हो और 6, 8, 12 का लॉर्ड ना हो तो जुपिटर फिर डिलेड नहीं करता है मैरिज को, मगर इस केस में वो करेगा। और वो यहाँ पर नीच का हो रखा है आपका 10 साइन के अंदर बैठा हुआ है।
तो नीच का हो रखा है, तो जुपिटर जब भी नीच का होता है और वो डिलेड मैरिज कॉम्बिनेशन में आ रहा है तो वो 7 ईयर से मैरिज को डिले करता है। तो यहाँ पर जुपिटर 7 ईयर से मैरिज को डिले करेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं रोल ऑफ सैटर्न। तो इस कुंडली के अंदर यदि आप शनि को देखोगे तो शनि एस्पेक्ट कर रहा है फर्दर सेकंड लॉर्ड को, मरकरी को। मगर ये वृषभ लगने की कुंडली है, तो मैंने पहले ही बताया था कि वृषभ और तुला लगने की कुंडली में शनि योग कारक होता है, वो डिलेड नहीं करता मैरिज को, तो इस केस में डिले शनि नहीं करेगा। अब 7th हाउस में यहाँ पर प्लेनेट है, तो 7th हाउस का रोल हो गया। 7th हाउस में शुक्र बैठा हुआ है न्यूट्रल साइन में, तो शुक्र जब भी 7th हाउस में न्यूट्रल साइन में बैठा होता है तो वो डिले करता है 1.5 ईयर से। शुक्र के लिए मंगल का साइन एक्चुअली न्यूट्रल होता है, तो 1.5 ईयर से डिले कर रहा है शुक्र। इसी तरीके से यहाँ पर मंगल खुद अपनी ही राशि में बैठा हुआ है 7वें भाव में, तो 1.5 ईयर से वो डिले करता है। तो कौन कितना डिले करता है वो आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो यहाँ पर हमने लगाया तो अर्ली मैरिज का तो कोई भी कॉम्बिनेशन बन नहीं रहा था। जुपिटर 7 ईयर से डिले कर रहा है, शुक्र 1.5 ईयर से कर रहा है और मार्स 1.5 से कर रहा है। तो इस नेटिव की मैरिज डिले होगी बाई 10 ईयर्स। तो इनकी पर्टिकुलर कम्युनिटी में जब भी देशकाल पात्र यूज़ करेंगे, अलग अलग जगह पर जो एवरेज एज होती है या कॉमन एज होती है मैरिज की वो अलग अलग होती है, उसमें हम 10 ईयर ऐड कर देंगे। उससे इस नेटिव का आपको एज ऑफ मैरिज पता चल जाएगा, जिसके बेस पर हम इसको आसानी से पिन पॉइंट कर पाएंगे उस टाइम पर दशाएं लगाकर। अब मैं इसके सेकंड पार्ट ऑफ वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन सी दशाएं एज पर दिस टेक्निक एलिजिबल होती हैं मैरिज के लिए। और ये बिल्कुल ही एंटायरली डिफरेंट टेक्निक है और ये साउथ इंडिया में बेसिकली ज़्यादा यूज़ होती है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया के बेसिस पर हम कुछ कॉम्बिनेशंस और कारक अलग लेते हैं और साउथ इंडिया में थोड़े कारक बदल जाते हैं। जैसे इस टेक्निक में फीमेल नेटिव की मैरिज का कारक केतु है और मेल नेटिव की मैरिज का कारक वीनस है, जबकि नॉर्थ इंडिया में हम ऐसा कंसिडर करके नहीं चलते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको दशा और अंतरदशा का कॉम्बिनेशन बताता हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में। दशा अंतरदशा फॉर मैरिज, सूत्र यह है कि मैरिज ऑफ ए पर्सन टेक्स प्लेस इन दशा और भुक्ति, भुक्ति का मतलब होता है अंतरदशा, और प्लेनेट विच इज सधर्मी और संबंधी टू द सेकंड और 7th लॉर्ड। कोई भी प्लेनेट सेकंड या 7th लॉर्ड से या तो सधर्मी हो या संबंधी हो, उसकी दशा या अंतरदशा के अंदर नेटिव की मैरिज होना पॉसिबल होता है। अब यहाँ पर हम किस तरीके से देखेंगे कि सधर्मी किन्हें बोलेंगे। तो यहाँ पर जो मैं रूल यहाँ बता रहा हूँ वो यहीं एप्लीकेबल होंगे, वही लगाने हैं आपको, क्योंकि इसमें थोड़ा सा वेरिएशन है पाराशरी से। सधर्मी और संबंधी का पाराशरी में हम लिंक डिफरेंट कंसेप्ट पढ़ते हैं, यहाँ पर स्लाइटली डिफरेंट है, मगर यहाँ पर आपको यही कंसेप्ट लगाना है। सधर्मी प्लेनेट कौन कौन से हैं? जो भी आपके केंद्र स्थानों के स्वामी हैं, यहाँ पर स्वामी हम मानते थे मगर यहाँ पर हम मान रहे हैं सधर्मी, केंद्र स्थानों में जो प्लेनेट बैठे हुए हैं 1, 4, 7, 10 में जो भी प्लेनेट बैठे हैं वो सब एक दूसरे के सधर्मी माने जाएंगे। बैठे हुए प्लेनेट हैं, ध्यान से समझ लेना, लॉर्डशिप की बात नहीं कर रहा हूँ। द प्लेनेट प्लेस्ड इन 1, 4, 7, 10। दूसरा सधर्मी है जो प्लेनेट त्रिकोण हाउसेस में बैठे हों। त्रिकोण का मतलब 1, 5, 9 भाव में जो प्लेनेट बैठे हैं वो भी सधर्मी होंगे। तीसरा, जो कोई भी प्लेनेट कुंडली में एक्सोल्टेड या उच्च के हो रखे हैं वो सधर्मी होंगे, या जो प्लेनेट नीच के हो रखे हैं वो सधर्मी होंगे। तो सिंपल रूल है, केंद्र स्थानों में जो ग्रह हैं वो आपस में सधर्मी हैं, त्रिकोण स्थानों में जो ग्रह हैं वो आपस में सधर्मी हैं, जो उच्च के हैं वो आपस में सधर्मी हैं, जो नीच के हैं वो आपस में सधर्मी हैं। सो दीज आर द कॉम्बिनेशन फॉर सधर्म। अब आता है संबंध। तो संबंध नॉर्मली वो के वही है, एक आध यहाँ पर डिफरेंस है। पाराशरी में जो संबंध यूज करते हैं, जो ग्रह एक ही साइन में बैठे हों, एक साथ युति में हो, कंजंक्शन में हो, वो संबंधी होंगे। जो राशि परिवर्तन कर रहे हो, एक की राशि में दूसरा और दूसरे की राशि में पहला, जैसे गुरु की राशि में बुध और बुध की राशि में गुरु, तो वो भी एक्सचेंज हो गया, वो भी संबंधी हो गए। फिर है वो एक दूसरे को एस्पेक्ट कर रहे हैं, म्यूचुअल एस्पेक्ट होना चाहिए कि एक प्लेनेट दूसरे को, मंगल गुरु को देख रहा है, गुरु मंगल को देख रहा है, तब वो आपके यहाँ पर संबंधी माने जाएंगे। एक और कॉम्बिनेशन है, जो ग्रह त्रिसाड हाउसेस में है, 3, 6, 11 में है, वो भी एक दूसरे से संबंधी माने जाएंगे। पाराशरी में उन्हें सधर्मी माना जाता है, मगर यहाँ पर उन्हें हम संबंधी लेंगे। त्रिसाड हाउसेस यहाँ पर 5, 9, 12 को भी मानेंगे।
दो त्रिकोण है, पांचवा नवा भाव और उससे 12वां भाव है, उसे भी त्रिसाड़ मानेंगे। उनमें भी जो प्लेनेट है उन्हें भी हम संबंधी मानकर चलेंगे। तो यहाँ पर जो मैंने सहधर्मी और संबंधी के सूत्र बताए हैं, आपको एग्जैक्टली वही सूत्र लेकर चलने हैं। तो मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, जो प्लेनेट केंद्र स्थानों में वो एक दूसरे से सधर्मी हैं, त्रिकोण में वो सधर्मी हैं, जो एक्सोल्टेड हैं वो सधर्मी हैं, जो डेबिलिटेटेड हैं वो सधर्मी हैं। ऐसे ही जो भी कंजंक्शन में है वो संबंधी होंगे, जो परिवर्तन में है वो संबंधी होंगे, जो त्रिसाड में है वो संबंधी होंगे, और जो म्यूचुअल एस्पेक्ट में है वो भी संबंधी होंगे। अब यहाँ पर मैं ये दशाएं लगाना बताऊँ, कंपेटेबल दशा हम कैसे डिसाइड करेंगे, ये एक पर्टिकुलर कुंडली पर मैं यहाँ पर लगाकर बताऊंगा। प्लेनेट विचार सधर्मी और संबंधी विद सेकंड एंड सेवंथ लॉर्ड, ये ध्यान रखना है आपस में नहीं। सेकंड लॉर्ड से जो संबंधी या सधर्मी होंगे वही मैरिज कराएंगे, सेवंथ लॉर्ड से जो संबंधी होंगे सधर्मी होंगे वही मैरिज कराएंगे। ये नहीं कि वो एक दूसरे से संबंधी हो गए तो मैरिज करा देंगे, नहीं। आपको देखना है कि सेकंड लॉर्ड से कौन संबंध बना रहा है, सेकंड लॉर्ड से कौन सधर्मी है, सेवंथ लॉर्ड से कौन संबंध बना रहा है, सेवंथ लॉर्ड से कौन सधर्मी है, वही आपकी मैरिज करा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक ही एग्जांपल लूंगा और इसमें मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो सधर्मी प्लेनेट ढूंढता हूं मैं यहाँ पर। तो केंद्र स्थानों पे हम देखते हैं कोई भी दो प्लेनेट है ही नहीं, अकेला मार्स है। तो सधर्मी तभी होंगे कम से कम दो प्लेनेट केंद्र स्थानों में बैठे हों। तो 1, 4, 7, 10 में कोई भी एक ही प्लेनेट है तो वो किसी से सधर्मी होगा नहीं, इस बेसिस पर कि वो केंद्र में बैठे हुए हैं। तो पहला धर्म प्लेनेट्स इन केंद्र 9। अब हम देखते हैं त्रिकोण 1, 5, 9। तो 1, 5, 9 को देखते हैं तो मैं मार्स और केतु, मार्स फर्स्ट हाउस में बैठा है, केतु 9th हाउस में बैठा है। तो मार्स एंड केतु ये आपके त्रिकोण में होने की वजह से सधर्मी हो गए, बोथ एक्सोल्टेड। तीसरी कंडीशन बताई थी, यहाँ पे कोई भी ग्रह एक्सोल्टेड या उच्च का नजर नहीं आ रहा है, तो इसलिए इस कंडीशन से कोई आपके सधर्मी नहीं होंगे। बोथ डेबिलिटेटेड, नीच के, दो कोई भी ग्रह यहाँ पर मुझे नीच का भी नजर नहीं आ रहा है, इसलिए इस वजह से भी कोई भी सधर्मी नहीं होंगे। अब आता हो संबंध। तो संबंध देखते हैं, ग्रह इन कंजंक्शन जो युति में हो, तो सैटर्न, सन एंड मरकरी, ये तीनों युति में है। यहाँ पर शनि, बुध और सूर्य, तो ये आपके संबंधी हो गए। फिर हम देखते हैं परिवर्तन। तो गुरु बुध की राशि में है, 3 साइन में, मिथुन में, और बुध गुरु की राशि में 9 साइन में, धनु में, इसलिए ये दोनों परिवर्तन कर रहे हैं। फिर हम देखेंगे त्रिसाढ़ भाव में जो ग्रह हैं 3, 6, 11, 3, 6, 11 में। तो 3, 6, 11 में यहाँ पे 3 में आपका वीनस और राहु बैठा हुआ है और 11 में चंद्रमा बैठा हुआ है, तो ये सधर्मी हो गए। फिर हम देख सकते हैं 5, 9, 12। तो 5 में 9 में केतु है, 12 में कोई नहीं है, तो कम से कम कोई भी रिलेशन होने के लिए कम से कम 2 प्लेनेट होना जरूरी है। अब म्यूचुअल एस्पेक्ट जो एक दूसरे को देख रहे हो, तो एक दूसरे को यहाँ पर दूसरे भाव में 3 ग्रह बैठे हुए हैं, सैटर्न, सन एंड मरकरी, और 8वें भाव में जुपिटर है, ये सब एक दूसरे को देख रहे हैं। तो म्यूचुअल एस्पेक्ट से संबंधी हो गए मरकरी, जुपिटर, सैटर्न एंड सन। अब आपको क्या करना है, प्लेनेट विचार सधर्मी एंड संबंधी विद द सेकंड एंड 7th लॉर्ड कैन गिव मैरिज, ये ध्यान रखना है। तो सेकंड लॉर्ड यहाँ पर है जुपिटर या गुरु, और 7th लॉर्ड है यहाँ पर शुक्र। तो जो प्लेनेट जुपिटर और शुक्र से संबंधी और सधर्मी होंगे उन्हीं की दशा और अंतरदशा में मैरिज होगी। एक चीज और नोट कर लीजिएगा, इस लिस्ट में जो प्लेनेट होंगे दशा भी उनमें से किसी एक ही की होनी चाहिए और अंतरदशा भी उसी लिस्ट में से होनी चाहिए। बाहर का कोई भी प्लेनेट एलिजिबल नहीं होगा। तो हम ये लिस्ट अभी बना रहे हैं, देखिए। तो सेकंड लॉर्ड मतलब शुक्र से कौन रिश्ते में आ रहा है यहाँ पर देखिए। तो शुक्र से चंद्रमा और राहु दोनों लिंक में आ रहे हैं, तो मैंने शुक्र लिखा और राहु और चंद्रमा लिख दिया। ये आपके 7th लॉर्ड से संबंधी या सधर्मी प्लेनेट हो गए। अब गुरु से देखूंगा जुपिटर से, तो जुपिटर से बहुत सारे हैं, मरकरी, सैटर्न एंड सन। तो मरकरी यहाँ पर लिख दिया, सैटर्न और सन को मैं लिखना भूल गया हूँ, तो वो भी इस पर्टिकुलर उसमें एलिजिबल हैं, आप देख लेना, क्योंकि जुपिटर से वो संबंधी है सैटर्न एंड सन, तो इसमें सैटर्न और सन को भी लिख लेना। तो जो एलिजिबल प्लेनेट हो गए वो हो गए आपके वीनस, जुपिटर, मरकरी, राहु, सैटर्न एंड सन। ये केवल आपके जो 7 प्लेनेट्स हैं, इनमें से किसी एक की दशा और दूसरे की अंतरदशा होगी तो इस नेटिव की उस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर मैरिज होगी। लाइव क्लास में मैंने कई और एग्जाम्पल भी दिए थे, मैं यहाँ पर इसको एंड कर रहा हूँ आज की क्लास को। जिनको
कॉम्बिनेशन में कितनी अर्ली और डिलेड मैरिज होती है वो देखना है तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।